Okay, Ji, welcome back. And we were talking about the anatomy of a world-class HR department. So far, we have discussed two dimensions which are related to the talent management and then HR operations and organization structure. The third dimension is talking about business leadership. And it is said that our organization understands the importance of strategic HR activities and is convinced of the financial return on the investments in these activities. स्ट्रेटेजिक कंसर्न में अभी हम एक बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो किस तरीके से ऑपरेशनल वो होता है. सो हमें ये देखना है कि बिजनेस लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद एचआर ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, और उस कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है उस इन्वेस्टमेंट से क्या आपको पॉजिटिव रिटर्न्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. So that is another measure to calculate कि आपका HR डिपार्टमेंट किस कदर इफेक्टिव वो है. Business leadership में the 12th step we have is that HR is seen as a critical partner in crafting the strategic direction of the organization and its components. अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. हम एक बड़ी डिटेल्ड HRM के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक HR टूल किट डिस्कस करेंगे, जिस टूल किट में आई विल बी शोइंग यू डिफरेंट मॉडल्स, जिन मॉडल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करके उसकी स्ट्रेटेजिक जो पर्सपेक्टिव में परफॉर्मेंस है उसको कैलकुलेट किया जाता है. So, आप इसको 1 to 5 पे रेटिंग करेंगे और रेटिंग करके ये पता करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू दिस वर्ल्ड क्लास थ्योरेटिकल बेस ऑर्गेनाइजेशन वो कहां पर लाई वो कर रही है. एक बात इज फॉर श्योर कि देयर माइट नॉट बी एनी वन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन 19 पैरामीटर्स में 5 के ऊपर रेटेड हुई हो. ओके, दीज आर द वेज मेथड्स जिससे कि हम एक परफॉर्मेंस को मेजर वो करते हैं. अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई चीज कम और कोई ना कोई चीज बेहतर वो यकीनन होगी. आपको कोशिश ये करनी है कि जिस जिस जगह पर डेफिशिएंसीज हो उन डेफिशिएंसीज को हम ओवरकम करने की कोशिश वो करें. इसी तरह 13th हमारे पास जो पैरामीटर हो सकता है रिलेटेड टू द बिजनेस लीडरशिप, इट इज सेइंग दैट वी आर एबल टू प्रायोरिटाइज एचआर स्पेसिफिक लाइन एंगेजमेंट्स interventions in order to yield the greatest return for the business. और ये HR interventions जो हैं इनको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे when we will be talking about organization development perspectives. जब हम चेंज ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो वहां पर हमारी डिटेल डिस्कशन आएगी कि ह्यूमन रिसोर्स इंटरवेंशंस वो किस तरीके से डिजाइन की जाती हैं और किस तरीके से उनको हम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में यूज करते हैं. इसी तरह 14th स्टेप के ऊपर when we are talking about anatomy of a world class HR department, it is said that our HR staff avails itself of robust workforce data to execute against day-to-day responsibilities. ठीक है, तो इसमें no doubt कि जो data integration है between all the departments and all the people, that is basically of high importance. The 15th point is that our HR generalists are effective at linking HR strategies and activities to ongoing business challenges. The 16th step is line managers own and are accountable for to manage specific HR activities such as retention and development. ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट्स के हवाले से. 17th point जो कि anatomy of a world class HR department से related है, it is saying we understand the right metrics to track. This is the ones that are most important to the organization. तो HR की जितनी भी वर्किंग है उसको क्वांटिफाइड वेज में कैलकुलेट करने के लिए हम HR मैट्रिसेस का सहारा वो लेते हैं, और यही HR मैट्रिसेस आगे चलकर HR स्कोर कार्ड और डैशबोर्ड में भी कन्वर्ट वो होंगी. और इवन सो मच सो कि ये किसी हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड पर्सपेक्टिव में सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, गुजरांवाला की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहां पर भी HR मैट्रिसेस वो कैलकुलेट हो रही हैं और HR स्कोर कार्ड्स डेवलप हो रहे हैं. So we have staff resources devoted to creating, tracking and analyzing and disseminating HR matrices. अभी हम कुछ matrices के example भी देखते हैं. And line managers have the tools and incentives necessary to incorporate HR data into their everyday life decision making. और इस हवाले से एक टर्म नई समझ लें, and the term is devolution role. Devolution role का मतलब ये होता है कि जब HR अपने से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरे मैनेजर्स पर डेलीगेट कर दे, इसकी टर्म हम यूज करते हैं डेवोल्यूशन रोल.
ओके तो जब डेवोल्यूशन रोल किया जाएगा तो तमाम मैनेजर्स जो हैं वो एचआर के साथ मिलकर एज ए पार्टनर वो काम कर रहे होंगे और एचआर को वक्त मिल पाएगा कि वो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल वो अदा कर सके, बिकॉज एचआर से तवक्को की जाती है कि उसके पास एचआर प्रोफिशिएंसी, बिजनेस प्रोफिशिएंसी, लीडरशिप प्रोफिशिएंसी, ये तमाम प्रोफिशिएंसीज भी मौजूद होंगी। सो इन 19 पॉइंट एजेंडा से हम एक वर्ल्ड क्लास एचआर डिपार्टमेंट को स्टडी कर सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट को उस बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि एट व्हाट लेवल वी आर ऑपरेटिंग एंड व्हाट आर द एरियाज जहां पर हमें इंप्रूवमेंट की वो जरूरत है। अब जब हम एचआर मैट्रिक्स एंड मेजर्स की बात करेंगे तो अब ये कुछ एचआर मैट्रिसेस वो देख लीजिए कि किस तरीके से एचआर की वर्किंग को हम क्वांटिफाइड वेज में कैलकुलेट वो कर पाते हैं। यहां पर हमारे पास एब्सेंस रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मौजूद है कि नंबर ऑफ डेज एब्सेंट इन मंथ डिवाइडेड बाय average number of employees during month into number of work days into 100. So that is the formula to calculate absence rate. Likewise, cost per hire, healthcare cost per employee, HR expense factor, ह्यूमन कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे भी आपको मैं बता रहा था कि हम एचआर के ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा सिर्फ कॉस्ट नहीं है बल्कि वो इन्वेस्टमेंट है और उसके अगेंस्ट एक आरओआई कैलकुलेट किया जाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कंपनसेशन कॉस्ट प्लस बेनिफिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपनसेशन कॉस्ट प्लस बेनिफिट कॉस्ट, एंड दैट वुड बी द मेजर नोन एज ह्यूमन कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसी तरह ह्यूमन कैपिटल वैल्यू एडेड हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मौजूद है कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना चाहते हो तो रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कंपनसेशन कॉस्ट प्लस बेनिफिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एफटीई। एफटीई स्टैंड्स फॉर फुल टाइम एम्प्लॉइज। ओके सो लाइकवाइज हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं जिन फॉर्मूला से हम एचआर की परफॉर्मेंस को वो कैलकुलेट कर पाते हैं। इस मकसद के लिए आई एम रेफरिंग यू अ बुक, और अगर वो बुक आपको मिल पाए तो समझ लीजिएगा कि आपने खजाना अपने पास इकट्ठा कर लिया है। एंड लेट मी शो यू द बुक। Okay, I hope the title of the book is visible to you. It is published by Mercer, Human Resource Consulting, one of the very good firms we have in the world. And the title of the book is Magic Numbers. It's very interesting book, and I believe कि हर organization के पास इस book की एक copy होनी चाहिए, because these are actually the magic numbers जो कि हमें HR की तमाम तर performance के बारे में बहुत ज़्यादा accurate, calculated जो results हैं वो provide करते हैं। So magic numbers for human resource management, basic measures to achieve better results, ये इसका हमारे पास टाइटल है। आपको मैं इसके कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा देता हूं कि हमारे पास किस किस्म की मैट्रिसेस जो हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं। यहां पर अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखिए कि हमारे पास एब्सेंटिज्म रेट बाय जॉब कैटेगरी एंड जॉब परफॉर्मेंस, एक्सीडेंट कॉस्ट, एवरेज टाइम फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कॉस्ट पर हायर, फाइनेंस स्टाफ एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल स्टाफ, ओवर टाइम आवर्स, एंड लाइकवाइज हमारे पास बहुत सारी मैट्रिसेस जो कि प्योरली एचआर से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के मेजर्स हमें बताएंगी वो मौजूद हैं। The second set of matrices we have in this magic numbers book is basically talking about staffing and learning context. और staffing and learning context में हम quantified ways में staff turnover cost by recruitment source, employee engagement index, involuntary staff turnover rate, इन तमाम चीजों को calculate वो कर सकते हैं। The third part of the book is rather more interesting, and it is talking about the magic numbers related to the talent and reward. और जब हम टैलेंट एंड रिवॉर्ड की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड जरा मैट्रिसेस देखिए। इट इज गोइंग टू कैलकुलेट इंटरनल हायर प्रोबेबिलिटी, रिटेंशन रेट ऑफ की एम्प्लॉइज, रेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग्स, जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव कंपनसेशन डिफरेंशियल, एंड लाइकवाइज देयर आर अदर मेजर्स। तो 36 वेज हमारे पास इस मैजिक नंबर्स की बुक में अवेलेबल हैं जिससे कि हम एचआर के बारे में एक कंप्लीट क्वांटिफाइड रिजल्ट वो हासिल कर सकते हैं, ताकि वी कुड नो कि हम कहां पर क्या डेफिशिएंसी रखते हैं और उस डेफिशिएंसी को हमें किस तरीके से इंप्रूव वो करना है। Therefore, remember one thing कि
इस बुक में आपको वो ये भी गाइड करेंगे कि ये सारा डेटा आप कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हर एक मैट्रिक्स के बारे में जो सोर्सेज ऑफ डेटा है उसके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस किताब में मौजूद है। अब मैट्रिसेस की जब हमने बात कर ली, तो मैट्रिसेस के केस में अब टाइम टू फिल, लाइकवाइज ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट फैक्टर, टर्नओवर कॉस्ट, टर्नओवर रेट, कुछ मैंने मैट्रिसेस जो सैंपल मैट्रिसेस थी वो आपके लिए मैंने यहां पर अपने सेशन में भी वो रखी हुई हैं। Now, once an organization has gone through all these matrices and calculations, they are available with the numbers. तो अब आपने क्या करना है, उन नंबर्स को यूज करना है अपनी एचआर स्ट्रेटेजीज को कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज के साथ लिंकअप करने के लिए। अब ये कैसे हो पाएगा, हमारा अब टॉपिक शुरू हो रहा है लिंकिंग कॉर्पोरेट एंड एचआर स्ट्रेटेजीज, जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके एचआर स्ट्रेटेजिक मैप्स वो कैसे बनते हैं और एचआर स्कोर कार्ड का जो डेटा है उस डेटा को आप कैसे यूज वो कर सकते हो। इस मकसद के लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, द स्टार्टिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू द कंपनीज स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। एक बात बहुत क्लियरली याद रखिएगा कि एचआर डिपार्टमेंट और एचआर मैनेजर, इनके होने का मकसद वो सिर्फ लोगों की और अवामुन नास की फलाह बहबूद के लिए काम करना नहीं है। डिपार्टमेंट एंड मैनेजर को वहां पर हमने इंप्लीमेंट किया है, अरेंज किया है, बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, और हम हर वो फैसला करने की कोशिश करेंगे जिस फैसले से ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी, स्टेक होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अदर स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो तमाम के तमाम अचीव वो हो रहे हो। एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी बेहतर हो रही हो। एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई केस लेबर कोर्ट में फाइल वो ना हो रहा हो। ओके, सो देयरफॉर हमारी जो स्टार्टिंग डिस्कशन होगी, when we have to link the corporate strategy with the HR strategy, that is to start from company's strategic situation. और सिचुएशन एनालिसिस करने के लिए नो डाउट वी हैव अ बेसिक टूल विद अस व्हिच इज नोन एज स्वॉट एनालिसिस। उसमें हम कंपनीज कंपैरेटिव एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, जहां से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आएंगे रिलेटेड टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, कंपेटिटिव एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, और हम इंटरनल अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड आउट कि इस वक्त हम स्ट्रेटेजिकली कहां पर मौजूद हैं। जब हमने अपनी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को एनालाइज कर लिया, तो देन वी विल बी सेटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। और जब कभी भी हम ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजी, तो याद रखिएगा कि वी हैव टू कम अप विद 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल। वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड, तो अब अगला स्टेप ये होगा कि हमने ये डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है। सो हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू क्राफ्ट अ कंपनी स्ट्रेटेजी, एंड द कंपनी स्ट्रेटेजी कैन बी टू कट कॉस्ट्स, the company strategy can be to diversify, the company strategy can be to expand geographically, the company strategy can be to go for integration. So there are different types of strategies which we need to talk about. So हमने अपना सिचुएशन एनालिसिस किया, सिचुएशन एनालिसिस के बाद अपनी ऑब्जेक्टिव सेटिंग की, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने एक स्ट्रेटेजी क्राफ्ट कर ली। अब हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है दैट इज गोइंग टू बी पोस्टेड टू द एचआर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉस्ट कटिंग की तरफ भी जाना है, तो कॉस्ट कटिंग का मतलब वर्कर्स के हवाले से मिसमैनेजमेंट नहीं है। कॉस्ट कटिंग के केस में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल विद द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू गो फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स। अब अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम करनी है, तो बेसिकली वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करेंगी जो अपनी लॉन्ग टर्म कॉस्ट को वो कंट्रोल करना चाहती हैं। इसी तरह आपके पास डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास लोगों को ट्रेन एंड डेवलप करके उनकी स्किल्स एनहांस करके अपनी एफिशिएंसी को बेहतर करने की ऑप्शंस मौजूद हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डिमांड कर क्या रही है और तमाम डिपार्टमेंट्स को अपना कंट्रीब्यूशन वो कैसे देना है। इसी तरह अगर आपकी कंपनी वो प्लान कर रही है टू डिवर्सिफाई, चाहे आप रिलेटेड डिवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो या अनरिलेटेड डिवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो, तो आपको रिक्वायर्ड कंपिटेंसीज बिल्ड करने के लिए जाहिर है कि एचआर की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत वो होगी। सो कंपनी की स्ट्रेटेजी को देखकर एचआर डिपार्टमेंट वुड मेक देयर स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द बेसिक
courses of action HR will pursue to ensure that the recruiting, selecting, training, appraising and compensation systems are consistent with the company's strategic plan. और ये हमारा मेन कंसर्न स्ट्रेटेजिक फोकस के हवाले से एक HR डिपार्टमेंट में वो मौजूद होता है. एंड वंस द फंक्शनल एरियाज ऑफ HR आर एड्रेस्ड, कि हम कंपनी की स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए अपनी रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग इन तमाम फैक्टर्स के बारे में क्या स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, तो वहां से फिर उसकी एग्जीक्यूशन से, उसकी इंप्लीमेंटेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस वो अचीव होती है. So this is how the HR is linked with the organizational strategy to achieve objectives. अब नो डाउट इस पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं. मार्केटिंग वाले अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंस वाले अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग वालों के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, MIS वाले अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं. सो एवरी डिपार्टमेंट इज पुटिंग देयर कंट्रीब्यूशन, देयर ड्यू शेयर इनटू इट. और यही हमारे पास जो सिस्टम्स थिंकिंग की बुनियाद थी, जो सिस्टम्स अप्रोच की बुनियाद थी, वो भी यहीं से शुरू वो होती है कि एवरी कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज कंट्रीब्यूटिंग देयर ड्यू शेयर. उससे एक ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट वो हो पाएगी. अब इस कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल हम एक बेसिक मॉडल ऑफ हाउ टू अलाइन HR स्ट्रेटेजी एंड एक्शंस विद बिजनेस स्ट्रेटेजी को विजुअलाइज करते हैं. Business strategy is there, which is talking about what are the strategic goals of the business. Supposedly you want to increase your market share. Supposedly you want to be number one in the industry. So उस मकसद को अचीव करने के लिए हमें वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. अब वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स में what employee competencies and behaviors must HR deliver to enable the business to reach its goals. बिकॉज जो भी बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को शायद 100% मशीन्स ने एग्जीक्यूट नहीं करना. तो जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव में आप सबसे पहली बात यही की जाएगी कि आपको कंपिटेंसीज कौन से रिक्वायर्ड हैं और आपको बिहेवियर्स कौन से रिक्वायर्ड हैं. अब कंपिटेंसीज को बिल्ड करने के लिए हमने पीछे कंपिटेंसी फ्रेमवर्क भी डिस्कस किया, और बिहेवियर्स के हवाले से हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिसको ओबी मॉड भी हम कहते हैं, उसके पर्सपेक्टिव में हम प्लानिंग अपनी वो करते हैं कि किन किन ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफाइड बिहेवियर्स को हमने मॉडिफाई करना है सो दैट द पीपल आर मोर कंपैटिबल विद द जॉब्स एंड विद द कल्चर. अब जब हमने बिहेवियर्स एंड कंपिटेंसीज आइडेंटिफाई कर ली, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? फॉर्मुलेट HR स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज, जिसमें which HR strategies and practices will enable HR to produce these employee competencies and behaviors. For example, the HR strategies can be internal recruitment or external recruitment. कि अब आपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लोगों को इंटरनली रिक्रूट करना है, उनकी प्रोमोटेबिलिटी पे फोकस करना है, कि आपने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को यूज करना है, बाहर से डायरेक्टली लोगों को हायर वो करना है. So that is how HR strategies are crafted in terms of required competencies and behaviors in association with the strategic goals of the business. Then the next step would be develop detailed HR scorecard measures. कि अब हमारे पास नंबर्स भी होने चाहिए ताकि हम क्वांटिफाइड वेज में चीजों को एवेल्युएट कर सकें. ओके एक बात, एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, वो याद रखिएगा कि यू कैन नॉट मैनेज इफ यू कैन नॉट मेजर. ओके, बिकॉज रिमेंबर कि क्वालिटी कैन नेवर बी अचीव्ड. लिहाजा कभी भी क्वालिटी के पीछे ब्लाइंडली नहीं भागते हैं. क्वालिटी कैन नेवर बी अचीव्ड. जब तक क्वालिटी को आप क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज, यू वुड नॉट बी एबल टू मेजर. Therefore, हमें अब HR स्कोर कार्ड एंड मैट्रिसेस की जरूरत है, जिन HR स्कोर कार्ड एंड मैट्रिसेस से हम अपनी इनकम्पिटेंसीज को, बिहेवियर्स को वो क्वांटिफाइड वेज में जज वो कर सकें. So उस मकसद के लिए it is said that how can HR measure whether it is executing well for the business in terms of producing the required workforce competencies and behaviors. और उसके लिए obviously आपको numbers जो हैं वो required होंगे. यहां पर एक एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक वैल्यू चेन वो रखी है ऑफ अ होटल, एंड वी आर गोइंग टू सी कि एक वैल्यू चेन के अंदर किस तरह से HR की इन्वॉल्वमेंट को इनकॉर्पोरेट वो किया जाता है. पहली बात तो ये याद रखिएगा कि वैल्यू चेन एनालिसिस में जब आपने स्ट्रेटेजिक पूरा फ्रेम्स डेवलप करने हैं, HR का जो टिपिकल रोल होता है दैट इज ऑफ द सपोर्ट एक्टिविटी. आपको पता है कि वैल्यू चेन के एनालिसिस में हमारे पास दो तरह की एक्टिविटी सेट्स आएंगे, जिसमें के प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और सपोर्ट एक्टिविटीज हैं. तो HR का जो डिपार्टमेंट है, इसका मोस्टली जो रोल काउंट किया जाएगा दैट इज द सपोर्ट और द सेकेंडरी एक्टिविटी रोल.
अब हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज में मार्केटिंग एंड सेल्स, गेस्ट रिजर्वेशन, इनबाउंड गेस्ट सर्विसेज, इन रूम सर्विसेज एंड लाइकवाइज तमाम सर्विस सेट्स को आपने अरेंज कर लिया सर्विस डिलीवरी के मुताबिक। अब उसको अरेंज करने के बाद, तमाम प्राइमरी एक्टिविटीज को डेवलप कर लेने के बाद, अब आप देखते हो कि इन तमाम एक्टिविटीज में, मार्केटिंग एंड सेल्स में, गेस्ट रिजर्वेशन में, इनबाउंड गेस्ट सर्विसेज में कहां पर किन ह्यूमंस की जरूरत वो है, और उन ह्यूमंस की रिक्रूटमेंट, उनकी सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनका अप्रेजल, उनकी कंपनसेशन, इन तमाम चीजों को आपने बुरुए कार लाना है, इंश्योर करना है कि यू आर पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ओके, एंड ऑब्वियसली आपकी ये सारी जो मैनेजमेंट होगी, दैट इज सपोर्टेड बाय, दैट इज ट्रिगर्ड बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ट्रिगर्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, जिसकी मदद से आप इन तमाम एस्पेक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन की वो मैनेज कर पाओगे। अब हम स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स में ये देख रहे हैं कि चाहे वैल्यू चेन एनालिसिस हो, चाहे स्कोर कार्ड एंड डैशबोर्ड की बात हो, चाहे स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद द टॉप मैनेजमेंट की डिस्कशन हो, एचआर का रोल इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। अब यहां पर एक और कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी मैप की एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने ये बात कई मर्तबा सुनी और पढ़ी होगी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल एक मकसद है कयाम का, दैट इज टू इंक्रीज और मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके, सो सपोजिटली अगर हम इसी बात को फोकस पॉइंट बनाएं कि वी नीड टू गो फॉर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू, ओके, दिस इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। सो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू आपको अचीव करनी है, तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू आप अचीव कैसे कर पाओगे, और उसमें एचआर का कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है। सो याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू इज समथिंग रिलेटेड विद द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। ये आपको मैं जो सीक्वेंस जहां पर स्लाइड पे दिखा रहा हूं, दिस इज द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ डिजाइनिंग अ स्कोर कार्ड। ओके, सो स्कोर कार्ड हमारे पास एक परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल है, जिसमें कि हमने फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में शेयर होल्डर की वैल्यू को वो फिक्स कर लिया। अब उससे रिलेटेड शेयर होल्डर की वैल्यू आपको ऑब्वियसली तभी मिलेगी व्हेन द कस्टमर पर्सपेक्टिव इज फोकस्ड, और उसमें आपकी कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन मौजूद हो, उसमें आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस एट्रीब्यूट्स, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स मौजूद होंगे। उसके बाद हमारा इंटरनल पर्सपेक्टिव आ जाएगा, जिसमें के ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्रोसेस, कस्टमर मैनेजमेंट प्रोसेस, इनोवेशन प्रोसेस, रेगुलेटरी एंड सोशल प्रोसेसेस, इन सब चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब इन प्रोसेसेस को, जो कि ऑपरेशंस, कस्टमर, इनोवेशन एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, ह्यूमन कैपिटल कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, अब ह्यूमन कैपिटल की सपोर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये आपके स्कोर कार्ड्स किस तरीके से आपस में इंटीग्रेट होते हैं, जिसमें कि हम लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हवाले से ह्यूमन कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट को विजुअलाइज कर रहे हैं, इस मकसद के लिए आपको मैं एक एचआर स्ट्रेटेजी मैप वो विजुअलाइज करवा रहा हूं। इस एचआर स्ट्रेटेजी मैप में अगेन मैंने पिछली जो स्लाइड थी वहां से मैंने आइडिया पिक किया है, और अब उसको मैं लिंकअप कर रहा हूं प्योरली एचआर के कंसर्न में, कि हमारे पास लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। उस मकसद के लिए वी हैव टू एनहांस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआर इनिशिएटिव्स। ओके, अब जाहिर है कि अगर आपको शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो आपके लिए एक मेजर इज टू एनहांस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एचआर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। तो जब तक आप एचआर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स को मेजर नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट वो नहीं कर सकते। इसी तरह आपको जो फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे, वो फाइनेंशियल रिटर्न्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल एम्प्लॉयज आर प्रोडक्टिव, तो उस वक्त तक आपके फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं वो भी अचीव नहीं हो पाएंगे। सो अब एक तरफ जहां पर आप प्रोडक्टिविटी मेजर्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, दूसरी तरफ आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपको इंटरनल कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव में, कि एम्प्लॉय आर योर इंटरनल कस्टमर्स, आपको एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट भी क्रिएट करनी है, और आपको इंटरनल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर पहले फोकस करना है, बाद में एक्सटर्नल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन वो डेवलप करेगी। Because there are couple of articles, you can comfortably search those on Google Scholar, जिनमें ये कहा जा रहा है कि external customer satisfaction is directly proportional with the internal customer satisfaction. And unless and until your internal customers are not satisfied, आप कभी भी external customer satisfaction generate वो नहीं कर सकते। और इस हवाले से हमारे पास रिसर्च एविडेंस भी मौजूद है और बेशुमार केस स्टडीज भी अवेलेबल हैं। अब ये दोनों काम करने के लिए
अगेन हम फर्दर ट्रांसलेट करते हैं दीज थिंग्स इनटू एचआर इंटरनल प्रोसेसेस, और एचआर इंटरनल प्रोसेसेस में वी हैव टू अप्लाई एक्सीलेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वी हैव टू फोकस अपॉन स्ट्रेटेजिक एम्प्लॉय कंपिटेंसीज, we have to talk about implementing best talent management practices, and we have to optimize performance management systems, जिनसे के इंटरनल कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी, ये सब कुछ अचीव हो पाएगा। और इन सब चीजों को बुरुआकार लाने के लिए we have to talk about develop internal HR capabilities and deploy human resource information systems. ओके, अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो आपको मैंने यहां से ट्रांसलेट करना शुरू किया कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू अचीव करने के लिए व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन कैपिटल। अब उस ह्यूमन कैपिटल की कंट्रीब्यूशन को हमने फर्दर ट्रांसलेट किया इन एचआर स्ट्रेटेजी मैप। सो दिस इज द वे कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक कॉर्पोरेशन की जो प्लानिंग एचआर के कॉन्टेक्स्ट में है वो की जाती है। इसी बात को एक और कॉन्टेक्स्ट में देखिए, मैं फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं इनटू रिवॉर्ड मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सपोजिटली टॉकिंग इन द सेम कंटिन्यूएशन कि हमारा फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी, हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तभी आ पाएगा व्हेन यू फोकस अपॉन कॉस्ट मैनेजमेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रॉस मार्जिन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। अब ग्रॉस मार्जिन कैसे आएंगे? ग्रॉस मार्जिन आपके डिपेंड कर रहे हैं ऑन द सेल्स टर्नओवर। सेल्स टर्नओवर डिपेंड कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी के ऊपर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी डिपेंड कर रही है सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस के ऊपर, और सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस डायरेक्टली लिंक्ड है विद लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एंड it is further linked with human capital contribution in terms of employee engagement, talent management, performance management and reward management. No doubt मैं इस सारी डिस्कशन को एचआर के पर्सपेक्टिव में ट्रांसलेट कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना कंट्रीब्यूशन वो प्रेजेंट कर रहा होगा। हर एक डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा होगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव करने में वो अपना रोल अदा वो कर रहे हैं। चूंकि इस वक्त हमारा मेजर फोकस एचआर कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, देयरफॉर आई एम typically highlighting कि HR के context में organizational objectives and organizational perspectives वो कैसे link up होते हैं। अब another context, मैं कुछ companies की examples आपके साथ share कर रहा हूं। The first company I have chosen for you is Lands' End. It's basically an American brand of garments, very famous brand, और Lands' End का कहना यह है कि आपको जो बेहतरीन कस्टमर सर्विस है वो लैंड्स एंड के फोरम से वो मिलेगी। आप लैंड्स एंड के कॉल सेंटर पर, जहां पर 1000 कॉल सेंटर ऑपरेटर्स 24/7 ऑपरेट करते हैं, आप कॉल कर सकते हो, एंड यू कैन इवन आस्क फॉर द रेसिपी ऑफ अ पिज्जा, you can ask for reservation of the taxi, you can ask for the reservation of a hotel, you can ask for that which school your child should go. अब दरअसल वो कंपनी क्या है? वो कंपनी गारमेंट्स की कंपनी है, but they offer you to call them as if they are your friends. Okay? अब लैंड्स एंड को अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी है, और यह देखना है कि लैंड्स एंड की स्ट्रेटेजीज का एचआर की स्ट्रेटेजीज के साथ क्या लिंक है, और एचआर की फंक्शनैलिटीज जो हैं वो किस तरीके से लिंक अप करेंगी इस सारी गेम प्लान के साथ। फॉर एग्जांपल, लैंड्स एंड की बिजनेस स्ट्रेटेजी है एनहांस द ब्रांड, ड्राइव सेल्स थ्रू स्ट्रॉन्गर अलाइनमेंट ऑफ मर्केंडाइजिंग, क्रिएटिव एंड मार्केटिंग एफर्ट्स, पुट द कस्टमर फर्स्ट, एग्जीक्यूट फोकस स्ट्रेटेजीज एंड सो ऑन। ये उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज हो गई। अब हम देखते हैं कि इन बिजनेस स्ट्रेटेजीज जो गारमेंट्स कंपनी ने डेवलप की, इनके साथ एचआर अपना रोल कैसे अदा कर रहा है। तो एचआर की स्ट्रेटेजी होगी कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट स्टाफ who are enjoying themselves are being supported and developed, and who feel fulfilled and respected at work will provide the best services to customers. और याद रखिएगा कि जो एम्प्लॉइज के कॉन्टेक्स्ट में फन टाइम की बात हो रही है, एंजॉयमेंट की बात हो रही है, उनको हैप्पी करने की बात हो रही है, इट इज नॉट जस्ट द केस विद लैंड्स एंड। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव जहां पर एम्प्लॉइज का जो मोटिव है उसको सबसे पहले रखा जाता है बिफोर इवन द मोटिव ऑफ द एक्सटर्नल कस्टमर। अब जब एचआर ने ये प्लान किया कि हमें ऐसे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है, तो अब उस केस में व्हाट दे हैव टू प्लान इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी। रिवॉर्ड्स के केस में दे वुड प्लान कि बेस्ड ऑन टोटल रिवॉर्ड्स रादर देन जस्ट पे,
focus on physical, emotional, intellectual, social, spiritual, occupational rewards that represent different aspects of the whole person. और यहीं से आपको मैं एक आइडिया और देना चाहूंगा. आपको पता है कि इस वक्त मैनेजमेंट साइंसेज में वन ऑफ द मेजर एरियाज जिसके ऊपर बहस कंटेम्पररी इश्यूज में जारी है, दैट इज रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअलिटी एट द वर्क प्लेस, जहां पर हम एम्प्लॉइज की वेल बीइंग से लेकर उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स तक बेशुमार एस्पेक्ट्स में हम बात वो करेंगे. सो रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी के केस में उन्होंने की स्ट्रैंड्स क्या पिक किए. दे नीडेड टू फोकस अपॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, कैरियर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स, एप्रिसिएशन, मेक वर्क चैलेंजिंग एंड फन, गुड लीडर रिलेशंस, इन्वॉल्वमेंट. इन तमाम चीजों को फोकस किया जाएगा एज पार्ट ऑफ देयर रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी. सो ये रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी वुड बी द वे टू अचीव द रिवॉर्ड ऑब्जेक्टिव्स. द रिवॉर्ड ऑब्जेक्टिव्स आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ योर एचआर कंसर्न, जिसमें कि हम एचआर ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट की बात करेंगे, और एचआर स्ट्रेटेजी की एग्जीक्यूशन से और ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट से हम जो बिजनेस स्ट्रेटेजी होगी उसको पाए तकमील तक पहुंचा पाएंगे. Another example I have picked for you is another company in UK which is B&Q. So business strategy of the B&Q is to improve productivity and profitability and maintain B&Q as the #1 home retailer in the UK. Now, if this is the business strategy, तो HR क्या कर रहा है? HR वालों का कहना यह है in B&Q that enhance employee commitment and minimize the loss of B&Q key people. जहां पर मुझे आपको HR स्ट्रेटेजी के जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी दिखाना मकसूद है, ताकि आप ये जान पाओ कि HR स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स किस तरह से डेवलप वो किए जाते हैं. अब अगर HR स्ट्रेटेजी के अंदर आप एम्प्लॉय कमिटमेंट लेकर आना चाहते हो, तो उस केस में रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाओगे? अब सिर्फ रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी नहीं होगी, आपकी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी भी होगी, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल स्ट्रेटेजी भी होगी, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी होगी. ओके, बट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, मैं आपको रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी की हद तक वो बात को लेकर चल रहा हूं. सो रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी के केस में डेवलप न्यू रिवॉर्ड फिलॉसफी व्हिच सेंड्स द राइट सिग्नल्स ऑन कॉर्पोरेट वैल्यूज एंड बिलीव्स. ये उनका एक एग्जीक्यूशन पॉइंट बन गया. इंट्रोड्यूस न्यू स्टोर टीम बोनसेस, प्रोवाइड टोटल रिवॉर्ड स्टेटमेंट्स. तो इन तरीकों से वो एचआर पर्सपेक्टिव में अपनी डेवलपमेंट वो मुमकिन कर पाएंगे. Another company which is pharmaceutical sector से मैंने आपके लिए एग्जांपल पिक की, which is basically GlaxoSmithKline. So Glaxo वालों ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप की to be the indisputable leader in the pharmaceutical industry, build the best pipelines, the time it takes to bring a product to market. ठीक है, तो वो अपनी उस जो बेस्ट एफिशिएंसी है उसके साथ मार्केट में ऑपरेट करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन करना चाहते हैं, वो ग्लोबल कंपटीशन में आना चाहते हैं. तो अगर ये तमाम बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के, तो उनके एचआर पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे? उनके एचआर पर्सपेक्टिव है, वी वांट GSK टू बी अ प्लेस वेयर द बेस्ट पीपल डू देयर बेस्ट वर्क, एंड देयर रिवॉर्ड स्ट्रेटजी कैन बी स्ट्रेस पे फॉर परफॉर्मेंस. ये उन्होंने अपना एक मोटिव यूज किया, इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ पे एट रिस्क. And number 3 is emphasize total reward, total cash, lifestyle benefits and savings choices. So dear, हमने एक HR के perspective में एक overall context को देखा कि business targets, goals, objectives, HR के targets, goals and objectives के साथ align वो कैसे होते हैं और किस किस्म के strategic expressions हैं जिनको use करना हमारे लिए जरूरी होगा. और यही तमाम वो चीजें हैं जिससे कि हम आगे चलकर अपनी सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर वो कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल, अभी आपके साथ मैंने रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी के कुछ पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए. अब रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी की एग्जीक्यूशन आप उसको यहां पर एक नजर को देखिए. नो डाउट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना व्हिच आई एम शोइंग यू, एंड द फिनोमेना इज रिलेटेड टू द रिवॉर्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. ओके, सो माय डियर, व्हेन यू टॉक अबाउट द एचआर, तो याद रखें कि एचआर का काम कहना तो बहुत आसान है कि आपने लोगों को हायर किया और फायर किया. ये कहना तो बहुत आसान है कि आपने साल के एंड पर और महीने के एंड पर उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर लिया और उनकी तनख्वाह दे दी. बट माइंड यू कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहो, एक सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, तो वहां पे जो फॉर्मेलिटीज होंगी दे आर सो मेनी. अब right now, I'm not going to talk about the whole context of this reward management framework. Yet, I want to discuss with you certain theories, जिन theories की बुनियाद पर
ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारी एग्जीक्यूशंस एंड प्लानिंग्स जो हैं, इनको हम डेवलप वो करते हैं. सो दोस पर्टिकुलर थ्योरीज, बिकॉज अगर आप सपोजिटली एचआर की डोमेन में थीसिस भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एचआर की जो प्योर थ्योरीज हैं उनका पता होना जरूरी है. ओके अब अगर आप उन थ्योरीज पे जाने से पहले एक नजर को सिर्फ इस फ्लोशीट डायग्राम को मेरे साथ देखिए. यहां पर भी फ्रॉम द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द साइड में बात कर रहा हूं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा. याद रखें कि किसी भी फंक्शनल एरिया की आप डिस्कशन कर लो, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, एमआईएस, यू नेम इट, आर&डी, यू नेम इट, आप किसी भी फंक्शनल एरिया की बात कर लो, द डिस्कशन वुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कि आपके बिजनेस गोल्स क्या हैं, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कल्चर कैसा है, ताकि उस ओवरऑल कल्चर को मद्देनजर रखते हुए, बिजनेस टारगेट्स एंड स्ट्रेटजीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी डिपार्टमेंटल प्लानिंग वो कर सको. ओके यहां पर हमारा जूम मीटिंग टाइम जो है वो खत्म हो रहा है. काइंडली नेक्स्ट जूम मीटिंग में ज्वाइन कीजिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू फर्दर.